Hello students, my name is Subhi Tiwari and welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करें। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट होता है कि इसमें कौन सा सिंबल है, ये सिंबल को क्या कहते हैं, या पर्टिकुलर जो पैरामीटर है उसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें समझते हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमें दिया हुआ है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। भाई नेटवर्क का मतलब तो समझते हैं ना आप। नेटवर्क मतलब जिसमें आपको वायर्स दिखे, एक बैटरी लगी हुई दिखे, एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो दिखता है उसे हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं, जो एक क्लोज्ड लूप होता है। आप जो सिंपल फॉर्मुलेटेड या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो तो कर लेते हैं, बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है आपके उसी डाउट को क्लियर करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से जो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स हैं जो हमारे सर्किट डायग्राम में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले सेल ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होती है ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की जान होती है, बिकॉज इस सेल के बिना हमारा वोल्टेज हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे नीचे आपको ये इस तरह से सेल लगी हुई दिखती है। ठीक है, अब अगर सेल के कॉम्बिनेशन कर दूं, मतलब एक या दो से ज़्यादा सेल्स हम लगा लें, दो से ज़्यादा सेल अगर हम कंबाइन करके लगाते हैं तो हम उसे बैटरी कहते हैं और इसे इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी दिया हुआ है और हमारे पास सिर्फ सिंबल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है। तो जो टर्मिनल आपको बड़ा दिखता है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो छोटा है वो नेगेटिव है। क्लियर है। चलिए, तो भाई बैटरी और सेल के बारे में तो हमने जान लिया। अब बारी आती है स्विच की। अब स्विच का क्या काम होता है। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सर्किट को ऑन कर सकते हैं या फिर सर्किट को ऑफ कर सकते हैं। तो जब आपका स्विच ऑन की पोजीशन में होता है तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड लूप बना रहा है, इसलिए वो क्लोज्ड है। ठीक है, और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कंडीशन से, इस तरह से। जब आपका स्विच ऑफ है तो हम कहते हैं उसने सर्किट को ओपन कर दिया है। ठीक है, ओपन सर्किट हो चुका है सर्किट, क्योंकि स्विच कैसा है, बंद है। तो इस कंडीशन में अगर स्विच ऑफ है तो आपका सर्किट कैसा दिखेगा, ओपन, और आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से। मतलब आप इस तरह से समझिए कि बीच में आपने प्रेस कर दिया, ठीक है, इसे चालू करने के लिए, तो ये पॉइंट से याद रखिए कि ये होता है हमारा ऑन की कंडीशन, कि सर्किट ऑन है, सर्किट क्लोज है। ठीक है, अब इस देखो ओपन और क्लोज में ना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि अगर आपका सर्किट ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑन की कंडीशन है, ठीक है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो आपका सर्किट इस कंडीशन में होगा। बट अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो होती है हमारी ऑन की कंडीशन, ऑफ की कंडीशन। अब ऑफ की कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये जो आप अगर आपका सर्किट ऑफ है तो स्विच आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और अगर हम बोलें ओपन सर्किट तो ये ओपन सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि जब ऑफ होता है स्विच तो ओपन कर देता है सर्किट को, और जब ऑन होता है तो क्लोज्ड कर देता है। ये हम बात समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो अब वायर ज्वाइंट, इस वायर ज्वाइंट को ना हम नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये नोड कहाँ पर प्रेजेंट आता है, तो चलिए फिर से एक डायग्राम बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब वायर सारे कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, दो जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इस ज्वाइंट को वायर ज्वाइंट कहा जाता है, या फिर हम इसे नोड भी कहते हैं, जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा ब्रांचेस आकर के मिल जाती हैं। तो ये होता है हमारा नोड या फिर वायर ज्वाइंट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट चीज़ की, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब कई बार क्या होता है कि ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, और वायर को क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ से हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक वायर आ रहा है कुछ इस तरह से और यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ ऐसा वायर है, तो इसका मतलब
वो दो जगह नोड बना रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, बट यहाँ पर नोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो ज्वाइन नहीं है, ये दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है। कैसे जा रहा है? इसके ऊपर से, ठीक है, या नीचे से, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका वायर ज्वाइंट नहीं होता, ये क्या होता है? क्रॉसिंग ऑफ वायर्स विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब भाई इलेक्ट्रिक बल्ब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ग्लास का आपका बल्ब होता है उसका जो केस होता है ऊपर ग्लास का, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अब रेजिस्टर हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों का काम एक ही है। फ्लो मतलब कि ये प्रॉपर्टी हो या फिर आपने इस तरीके का एलिमेंट ही लगाया हो, दोनों का काम है करंट के फ्लो का अपोज करना। तो इसलिए दोनों का सिंबल हम किस तरह से लेते हैं? इस तरह से, ताकि करंट को ना बहने में बड़ी दिक्कत हो। ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में जाने में करंट क्या होगा? उसका थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। इस तरह से करंट के अपोज होने का रोल भी अदा कर देते हैं, और हमारा सिंबल भी हमने इसलिए इस तरह से बनाया हुआ है, मतलब कि एक हर्डल है करंट के फ्लो होने में, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टर का सिंबल हो गया ये। अब एक और टर्म आती है रेजिस्टेंस के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को हम सर्किट में या तो ज़्यादा कर देंगे या तो हम कम कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब एमीटर एंड वोल्टमीटर क्या होते हैं? एमीटर जो होता है वो होता है, ए से याद करिए, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो वो डिवाइस जो कि करंट का मेजर करता है उसे हम एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर किसकी यूनिट होती है? वोल्ट, वोल्टेज की। तो दैट मीन्स कि जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है वोल्टमीटर। अब सर्किट में इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो भाई सर्किट में इस तरह से एमीटर को और इस तरह से हम वोल्टमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अब आती है फिजिकल क्वांटिटीज, सिंबल एंड एसआई यूनिट्स। अब हम उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यूज़ होती हैं। सबसे पहला होता है वोल्टेज। आपको क्वेश्चन में वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वोल्टेज हो या पोटेंशियल डिफरेंस, वी से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्क डन, कि टोटल कितना वर्क डन आपके सर्किट में हुआ है, W। तो इसे W से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। जूल को हम J से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल q से आपको कहीं मिलेगा, कहीं कहीं कैपिटल Q से। दोनों का मतलब एक ही है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ दैट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई करंट की यूनिट क्या होगी? I होती है, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसकी यूनिट क्या होती है? मतलब I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R सिंबल से, और इसकी यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल इस तरह से बनता है। फिर होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है रो, कैसे निकालते हैं? R इक्वल्स टू रो L बाय ए। तो उस फॉर्मूले के यूज से फाइनली हमारी जो यूनिट आती है वो क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज पावर। हमारी पूरी पावर कितनी है, कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है? तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वॉट। V इंटू आई, वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीट प्रोड्यूस। हीट मतलब कि एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर आपके नेटवर्क में लगा हुआ है, उसके अप्रॉक्स कितना हीट डिसिपेट हुआ है, कितना हीट डिसिपेशन हुआ है, उस चीज़ को निकालना है। मतलब कि एक्चुअली में कितनी एनर्जी उसने यूज़ की हुई है। तो एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट डिसिपेशन। तो हम इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये क्योंकि एक तरीके का लॉस है तो इसलिए इसको एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एक्चुअल में एनर्जी ही है। द फॉर्म, बिकॉज एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, बट खत्म नहीं होती। अब एक फॉर्म उसका इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में था, वोल्टेज एंड करंट के मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरा फॉर्म किस में हो गया? हीट में। तो इसलिए हम इसकी यूनिट क्या लेते हैं? जूल लेते हैं, और इसे भी J से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बारी आती है, तो फटाफट से फॉर्मूला देख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, और चार्ज को आप कैलकुलेट कैसे करोगे?
तो चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद रख लीजिए, Q इक्वल्स टू होता है कैपिटल N इंटू आई या स्मॉल n इंटू ई, आई नहीं ई, जहाँ पर n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ये एक इंटीजर वैल्यू है। E की जो वैल्यू है वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और n तो इंटीजर है, तो इस हिसाब से चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट भी हो जाएगी कूलम। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इज वर्क डन। हाँ भाई, चार्ज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे चार्ज भी पूछा जाता है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, तो आपको निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है वर्क डन। तो वर्क डन कितना होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू वी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू Q इंटू वी, दैट इज वर्क डन। अब वर्क डन क्या होगा, जूल में निकलेगा, Q इंटू वी, और इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालिए। अब अगर आपके क्वेश्चन में आपको Q दिया हुआ है, मतलब चार्ज दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला है मैंने, टाइम सेकंड्स में। अगर मिनट वगैरह है तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में आप करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, I इक्वल्स टू Q बाई T से। ये कैसे आया, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या होता है, डेल I इक्वल्स टू होता है डेल Q अपॉन T। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, तो Q बाई T दैट मीन्स चार्ज बाय टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे हम निकाल सकते हैं, यूनिट तब भी एम्पियर होगी, या फिर हम ओम्स लॉ का यूज़ कर ले। ओम के नियम के अनुसार या ओम के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, या फिर हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू V बाय आई। यहाँ से भी हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस या वोल्टेज जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए है वो ओम्स लॉ की मदद से हमें मिल जाएगी। अब है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स टू निकालेंगे आप रो L बाई ए। यहाँ पर रो जो है वो होता है रेजिस्टिविटी, L होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी पूछा हुआ है। क्लियर है? अब है रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आप मेरा वीडियो देखें प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम देखते हैं कि रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो रेजिस्टर जब सीरीज़ में होते हैं तो सबको हम जोड़ करके, सबको ऐड करके, एडिशन करके एक रेजिस्टर निकालते हैं, जिसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में है इस तरह से, ठीक है, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, आप कर देंगे आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव या जो भी नाम देना चाहे इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो हम इन्हें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको करते हैं पर रफ, आगे पहुंचते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर आपसे पूछी जा सकती है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए भाई, P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स टू V इंटू आई को, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो हमने I इंटू आर यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, I की जगह V बाय आर रख दें, तो ये हो जाएगा V इंटू वी बाय आर, या फिर V स्क्वायर बाय आर, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं एक ही चीज़ से निकले हुए हैं। ओम्स लॉ की मदद से एक बार मैंने V की वैल्यू और एक बार मैंने I की वैल्यू रख करके इसके दो और फॉर्मूले निकाल लिए, I स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? तो ये पावर हो गई। अब पावर और आपकी रेजिस्टेंस, इनका ना थोड़ा अपोजिट सा कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम देखें पावर सीरीज में अगर मुझे निकालनी है, मेरे पास अलग अलग वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, सॉरी वॉट मीटर लगा हुआ है, क्या, वॉट मीटर्स। तो वॉट मीटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरह से वॉट मीटर कनेक्टेड हैं,
ठीक है। तो आप इनको मुझे सॉल्व करके बताइए, W1, W2 और W3। तो कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। तीनों पैरेलल में है, तो जैसे रजिस्टर्स अगर पैरेलल में आप ऐड करते हो तो किस तरह से ऐड करते हो, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे अपोजिट कर देना है, अगर पैरेलल में है तो इन्हें कैसे आप ऐड करोगे, सिंपल W1 प्लस W2 प्लस W3 पावर के केस में, ठीक है। लेकिन रजिस्टर होता तो आप क्या लेते, अपोजिट लेते, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगर पावर ये जो पैरेलल में है तो हम उसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सीरीज में है तो जैसा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को सॉल्व करते थे वैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर को सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला है, E माइनस वी इंटू आई इंटू टी। टाइम रिक्वायर्ड, I is the current flowing through the circuit and V is the potential difference applied across it। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी या फिर V स्क्वायर R बाई टी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी या फिर V स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। इनके फॉर्म में टी के रिस्पेक्ट में भी हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो तो अब एक फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। काफ़ी आसान से सवाल है, आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का केस क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में, ठीक है। बिकॉज सीरीज में हम एग्जैक्ट वही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है 5 रेजिस्टर्स की, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो हमने कैसे जाना कि ये सीरीज में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही थी मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस की, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1/5, R2 की वैल्यू दी हुई है 1/5, R3 भी 1/5 है और आपका R4 भी 1/5 है और ये 1/5। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, अगर मुझे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, मतलब कि R1 R2 R3 R4 5 को सबको ऐड कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/5, दैट इज 1 ओम, ठीक है। चलिए तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। क्लियर है। चलिए अब आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जिसमें आपको जितनी भी अभी अपन ने फॉर्मूलेस पढ़े हैं या कॉन्सेप्ट्स देखे थे, अभी सिंबल देखे थे, वो सभी भी देखने को मिल जाएंगे। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहले आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 8 ओम होना चाहिए, तो 8 ओम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, 8 ओम के रेजिस्टर्स हैं, उनका आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 रजिस्टर, ठीक है। 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस एंड डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी। और क्या एमीटर की रीडिंग में कोई डिफरेंस आता है एमीटर्स की रीडिंग में, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन को देखें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं आपको, आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। तो मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि हम चीज़ों को अगर बार बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे। ये हो गया आपका 8 वोल्ट, यहाँ पे अपना स्विच लगा हुआ है, और ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। अब मैंने एक सिंगल रजिस्टर क्यों बना दिया, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। और अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप निकालोगे इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/REQ 1/8
प्लस 1/8। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/Req की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 8 2/8। ठीक है, 1 + 8, क्योंकि 8 अपना 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/Req की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4, या फिर हम Req को अगर लिखें तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो 1/Req हो जाएगा 1/4, या फिर अगर मैं Req की बात करूँ तो वो हो जाएगी 4 ओम, या इसको हम कैसे लिखना चाहते हैं 4 ओम्स। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई आपको क्या बताना था, आपको बताना था इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ओम। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये 4 ओम रजिस्टर है पहले का आंसर। ठीक है, यहाँ मैं 4 ओम लिख देती हूँ, और यहाँ पर हम एक सिंगल रजिस्टर को यहाँ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। अब ये 4 ओम का जो रजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट को निकालने का क्या तरीका होता है, I = V/R कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या पूछा हुआ आपसे, करंट की वैल्यू निकालिए, तो हमने I = V/R कर दिया। अब रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे तो दो रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है, 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक रजिस्टर है 4 ओम का। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ पर एक और एमीटर लगा हुआ है, तो वो सिर्फ हमने किसके लिए लगाया हुआ है, वो सिर्फ हमने रीडिंग को चेक करने के लिए लगाया है। तो अगर ये दोनों रजिस्टर्स सीरीज़ में है तो क्या करोगे आप, तो सीरीज़ में रजिस्टर्स हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 + 4 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 ओम। कितना आ जाएगा 8 ओम। तो वही I = V/R अगर मुझे करना है तो यहाँ पर मैं टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगी 8, और V की वैल्यू कितनी है, दी हुई है 8 वोल्ट्स, तो 8 हो जाएगा। करंट कितना आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट बह रहा है 1 एम्पियर। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, 1 एम्पियर करंट आ गया है। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसको लिख देते हैं फटाफट से यहाँ पर कि हमारे जो सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब थर्ड चीज़ क्या पूछी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। अब 4 ओम के अक्रॉस यहाँ पे ठीक है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या है। अगर देखो रजिस्टर के अक्रॉस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, मतलब कि उसका वोल्टेज ड्रॉप कि कितना वोल्टेज उसने खा लिया है, ये आपको निकालना है। तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, वोल्टेज ड्रॉप हो, सबका फॉर्मूला एक ही है, V = क्या करना है आपको IR करना है। कैसे करोगे, आप यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मतलब कि यहाँ पे कितना वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हुआ है ये आपको पता करना है। तो अब I की वैल्यू निकाल ली हो आप, करंट तो सेम ही होगा क्योंकि कैसा सर्किट है, सीरीज में है, यहाँ पर तो कोई डिवीजन नहीं है, कहीं कोई और ब्रांच नहीं है कि करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा होगा। तो V = आप क्या कर दोगे 1 × R, और R कौन सा वाला, जिसके अक्रॉस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो किस रजिस्टर के अक्रॉस पूछा है 4 ओम के, तो आप क्या लिख दोगे 1 × 4। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप है VR1 मान लीजिए, इसका नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, तो कितना है पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 4 वोल्ट। आई बात समझ में, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया है 4 वोल्ट्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे और क्या पूछा है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। अब ये 4 ओम के पीछे पड़ गए, 4 ओम के अक्रॉस आपको पावर की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलिए अब पावर निकाल लेते हैं।
अब देखिए भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू क्या होती है? पावर होती है भाई आपकी v इंटू आई, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अब क्या क्वेश्चन बोला है आपको? आपको बोला है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम। 4 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस आपको पावर निकालनी है, तो इसलिए हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके इस के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम भाई यहाँ पर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर का उपयोग करेंगे और पावर कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर और आर है आपका 4, तो कितनी हो गई? 4। और पावर को किस में लेते हैं? वॉट में ले लेते हैं। तो कितनी पावर आ गई 4 ओम के अक्रॉस? 4 वॉट। तो पावर कितनी आ गई है? 4 वॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। अब आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ इन्होंने। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स, क्या कोई एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस आएगा? अब देखिए, एमीटर्स कैसे लगे हुए हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा कि एमीटर जो है वो एक तरीके से सीरीज़ में है। अगर मैं सर्किट को और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और ये मेरा एक एमीटर यहाँ लगा हुआ है, ये दूसरा एमीटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों रजिस्टर को भी मैंने ऐड कर दिया था, तो एक रजिस्टर बन गया ये। अब बताओ ये एमीटर्स कैसे हैं? A1 और ये A2 रजिस्टर्स आपस में कैसे हैं? ये आपस में है सीरीज़ में, ठीक है। और सीरीज़ में करंट की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है ना। करंट डिवाइड नहीं होता तो करंट की वैल्यू हो जाएगी सेम। और इसी तरीके से क्या उन्होंने पूछा हुआ है आपसे? ये पूछा हुआ था कि डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ़ एनी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। क्या लिख दोगे आप लिख दोगे नो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, ठीक है। We will get same reading from both. हमें दोनों से सेम रीडिंग मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सॉल्व। जो भी चीज़ें पूछी हुई थी हमने इसको निकाल लिया है। और बस यही एक ऐसा ही आपको क्वेश्चन जो है, इतना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बस पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था, काफ़ी आसान था निकालना। फिर हमने निकाल लिया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर डिसिपेशन। बस थोड़ा ना माइंड को, प्रेजेंट माइंड के साथ काम करिएगा। फॉर्मूला बहुत ईजी है, जितने फॉर्मूलेज मैंने बताया उससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा आपसे 10th में। तो बस उसको ध्यान में रखिए और इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो भाई, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है, ऐसे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी के साथ। और अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है। हम डेफिनेटली एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे और आपके डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको क्लास 6 से 12 तक के सारे ही वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें आपको नीट, क्लैट, जेई, AI, CVT, TET और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।